हमारी रियल एस्टेट मार्केट कसिनो एरा से बाहर निकल के अब एक स्टेडी मैच्योर मार्केट की तरफ आ रही है। और ये कसिनो एरा क्या था, ये इसके अंदर क्या हुआ, या मैं कसिनो इसको क्यों कह रहा हूँ, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कसिनो एरा ये था बेसिकली कि जिस तरह से आप बाहर के मुल्कों में कसिनोज में जाते हैं, पैसे देते हैं और पोकर चिप्स लेते हैं, इसी तरह यहाँ पर ये हो रहा था कि आप पैसे दे रहे थे और फाइल्स और फॉर्म्स वगैरह ले रहे थे। अब ये इस चीज़ का आगाज़ कहाँ से हुआ? 2021 के अंदर हम देखते हैं कि हमें एक एमनेस्टी स्कीम दी जाती है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, जिसका मकसद ये था कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को सारा डॉक्यूमेंट किया जाए, ब्लैक मनी जो है वो वापस लाया जाए, इसे बिजनेस के अंदर जो है वो सर्कुलेट किया जाए इकोनॉमी के अंदर, या इसे जॉब क्रिएशन की जाए। उसका एडवर्स इफेक्ट क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने जो है रियल एस्टेट परचेज करनी शुरू कर दी, और वो रियल एस्टेट परचेजिंग के टाइम में जिस तरह से डिमांड बढ़ी और जिस तरह से प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ी, ऑलमोस्ट 3 गुना चली गई टीयर 1 सिटीज़ के अंदर, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के अंदर। तो जिस तेज़ी से वो गई, एक बहुत ही आर्टिफिशियल किस्म का एक जो है एक बबल तैयार हो रहा था रियल एस्टेट मार्केट के अंदर डिमांड सर्ज होने की वजह से। अब उस डिमांड का रिजल्ट क्या था कि बहुत सारे लोगों ने प्रॉपर्टीज खरीदी, उनके रजिस्ट्री इंतकाल करा लिए, कुछ लोगों ने सोसाइटीज के अंदर खरीदी, उन्हें ट्रांसफर करा लिए, और वो तो बच गए। बहुत सारे लोग जो आप में से फंस गए थे वो थे जो उसी डिमांड को समझते हुए फाइल्स फॉर्म्स के अंदर चले गए, अनडेवलप्ड प्रोजेक्ट्स और अनडेवलप्ड सोसाइटीज के अंदर। अब इसमें हुआ क्या? बहुत सारे हमने देखे कि इस्लामाबाद रावलपिंडी के केस के अंदर आप देख लें कि बहुत सारे क्रैकडाउन्स वगैरह हुए, जिसके अंदर 21 से ज्यादा सोसाइटीज आई जिन्होंने इन टोटल 80,000 कनाल बेच दिए हैं, जो कि अवेलेबल लैंड भी नहीं थी। मसलन इसका यह है कि आप जब डिमांड इतनी को सर्च कर गई थी कि जहां पर 1,000 यूनिट्स सप्लाई करने थे या 1,000 यूनिट्स अवेलेबल थे, तो वहां पर इन्होंने 5,000 कनाल बेच दिए। और उसका अल्टीमेट रिजल्ट आर्टिफिशियल ओवर सप्लाई, जिसकी वजह से जब आपने जहां पर मेहनत से पैसे कमाए हुए आपने जमा कराए, उसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि जब आप वहां जाके कहते हैं कि जी मैंने 10 लाख इसके अंदर पे किया हुआ है, तो आपको 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख ये ऑफर हो रहा था। जहां लोगों ने 3-3 गुना प्रॉपर्टी के अंदर पैसे कमाए एमनेस्टी स्कीम की वजह से, आपने वहां पर अपनी जो जमा की हुई रकम थी वो भी आपने गवा दी। एंड दिस वॉज बेसिकली द स्पेक्यूलेटिव कैसीनो एरा ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, जो रियल स्टेट जो है, रियल स्टेट मार्केट इसकी बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई। अब होता क्या है कि क्योंकि हम भी उस रियल स्टेट के अंदर हैं, मैं भी एक रियल स्टेट डेवलपर हूं और हम भी उसके अंदर काम कर रहे हैं, हमें तकलीफ ये होती है कि जब एक इतनी बड़ी अमाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, जैसे कि 2025 के अंदर अलोन 35 बिलियन की रेमिटेंसेस थी जो डायरेक्ट फॉरेन एफडीआई के तौर पे, इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे पाकिस्तान के अंदर आई। और उस एफडीआई का एक बड़ा पोर्शन जो है, मतलब कि करोड़ों और अरबों के अंदर जो है, वो किसी एक फ्रॉडिये के हाथ लगते हैं, और उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये होता है कि वो फ्रॉडिया लेके उसको भाग जाता है। हम ये चाहते हैं कि वो एक प्रॉपर आपको एक अच्छा बंदा मिले जिससे आप एक चीज लें, आप उसमें से प्रॉफिट कमाएं, उसको बेचें, नेक्स्ट पे मूव करें, फिर प्रॉफिट कमाएं, बेचें, फिर नेक्स्ट पे मूव करें। तो वो जो पैसे ट्रैप हो जाते हैं, इट अल्टीमेटली क्रिएट्स अ बिगर प्रॉब्लम फॉर ऑल द प्रॉपर्टी डेवलपर्स जो जेन्युइन काम कर रहे हैं, फॉर ऑल द प्रॉपर्टी एवरीवन हु इज अ स्टेक होल्डर ऑफ रियल स्टेट, वो सारे के सारे उस अल्टीमेटली उससे अफेक्ट होते हैं। अब जब मैं कह रहा हूं कि 2025 यानी कि 2021 की एमनेस्टी स्कीम से लेकर 2025 तक 21, 22 और 23 में ये बहुत पीक में रहा, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डाई डाउन होना शुरू हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट ने प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या लिए लोगों का पैसा बचाने के लिए या उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल करने के लिए। देखिए, इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स हमने पास्ट में भी देखे हैं, जहां पर 1930s के अंदर जो डिप्रेशन आया, स्टॉक मार्केट्स के अंदर, इस तरह के डीरेगुलराइज्ड स्कैम्स हमने क्रिप्टो के अंदर भी देखे। हमने बहुत सारी मल्टीपल जगह पे इस तरह के वो प्रॉब्लम्स देखे। इसका हल क्या होता है? इसका हल ये होता है कि जब गवर्नमेंट या कोई एक रेगुलेटरी बॉडी इसको रेगुलराइज करती है और इसके ऊपर एक ओवरसाइट रखती है कि किसी तरह से जो इलीगल पार्ट ऑफ दिस, ये जो कसिनो एरा है या स्पेकुलेशन है, इसके अंदर ना पुश करें अवाम को, इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें। तो इसका एक जो रिजल्ट था वो ये था कि गवर्नमेंट जो है उसने सबसे पहले तो टैक्सेस को टेम्परेरीली इंक्रीज किया, इस वजह से कि ये स्पेकुलेशन वाला जो टेन्योर है, जब तक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट पूरा डेवलप नहीं हो जाता, तब तक इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा रोका जाए। these टैक्स रेट्स वर टेम्परेरीली इंक्रीज ताकि इस रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को सेट किया जाए। अब इसके अंदर होता यह है कि पाकिस्तान की जो कंपटीशन कमीशन है उसने सोसाइटीज़ का जो है वो नोटिस लिया, उसके ऊपर एक्शन लिया। नैब के अंदर जो है वो केसेस वगैरह लगे जहां पर इन फ्रॉडस्टर्स को अकाउंटेबल बनाया गया। एक और इसके अंदर एक ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया गया विच वाज POIP 2025। फिलहाल उसको लाहौर हाई कोर्ट ने चैलेंज किया हुआ है बिकॉज इट डज नॉट अलाउ फॉर अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ एविडेंस टू बी गैदर्ड, क्योंकि 90 डेज की डेडलाइन है जिसके अंदर इसको क्लोज करना है। सो अनफॉर्चुनेटली वो अभी फिलहाल रुका हुआ है, बट देयर आर लॉट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस जो कि प्रेजेंट किए जा रहे हैं इस सारी स्पेकुलेशन, ओवर सेलिंग और इस ओवर हाइप को रोकने के लिए, ताकि एक फेयर तरीके से रियल स्टेट का बिजनेस जो है उसको कंडक्ट किया जाए और डेवलपमेंट प्रोसेस को बगैर उसके अंदर रुकावट बने हुए उसको एक ब्रीदिंग स्पेस दी जाए। सो CDA ने जिस तरह से क्रैकडाउन्स किए, LDA ने भी बहुत सारे क्रैकडाउन्स किए, इलीगल सोसाइटी सामने आई। और ये समझना जरूरी है कि कुछ LDA के जो प्रोसेसेस हैं, LDA का
टाइम टू टाइम जोन एक्सटेंड करता है, जैसे जैसे एक लाहौर का शहर एक्सपैंड करता है, इस तरह से सीडीए भी है और इस तरह से केडीए भी है। जैसे जैसे शहर एक्सपैंड करता है तो इनके जोन्स बढ़ते हैं, और उसके अंदर बहुत सारी सोसाइटीज़, जहाँ पर एक सोसाइटी, एक हम इसको कहते हैं कि पेरी अर्बन सोसाइटी, कि जो कहीं आ रही थी और उसको ज़रूरत नहीं पड़ रही थी पहले एलडीए के एनओसी की या सीडीए के एनओसी की, तो अगर वो जोन एक्सटेंड होता है तो फिर उसको वो एनओसीज के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। अब उसके अंदर एक आ जाती है जो अंडर रिव्यू सोसाइटी होती है, जिसको एक चेकलिस्ट दी जाती है कि आप ये सारी चीज़ें पूरी करें, जैसे कि मस्जिद बनाएं, रोड्स बनाएं, ये सारी सीवरेज, बिजली वगैरह, ये सारा कुछ आप करें। उसके बाद आपको एनओसीज वगैरह जो है वो कंप्लीट एलडी अप्रूवल या सीडी अप्रूवल मिल जाएगी। तो वो एक चेकलिस्ट दी जाती है और उसमें कर रहे होते हैं। अब ये आपने ध्यान में रखना है कि अंडर रिव्यू सोसाइटीज आर ऑल्सो फाइन, बट इलीगल सोसाइटीज इज वेयर जहां पर कोई एक चीज का तुक ही नहीं बनता। जैसे कि हमने पेरी अर्बन सोसाइटीज के अंदर हमने ये देखा कि बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज भी आ गई ऐसी लोकेशंस के ऊपर जहां पर सेंस ही नहीं बनती थी, समझ ही नहीं आती थी, जहां कोई ट्रैफिक का फ्लो नहीं था, कोई टीओडीज नहीं थे, मतलब कि ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, और वो फिर भी ओपन हो गई। उस वो उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस जो है वो समझ नहीं आती थी। मतलब इसका अगर आपने क्विक एनालिसिस करना है तो मेरा जो एक सिंपल टेस्ट है वो ये है कि मैं इन सोसाइटीज़ के अंदर जब भी मैं इनको देखता था तो मैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछता था, क्या मैं या मेरा कोई जानने वाला इस लोकेशन पे रहना पसंद करेगा? और अगर इसका जवाब ना है तो जस्ट इग्नोर इट एंड मूव ऑन, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर उसका जवाब हाँ है तो फिर आप उसको कंसिडर कर सकते हो, बट यू नीड टू डू योर होमवर्क इससे पहले कि आप अपने पैसे मजीद फंसा सकें। तो अब हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो बड़ा एक्टिवली ये क्रैकडाउन्स वगैरह करके हर चीज़ को रेगुलराइज कर रही है। इससे होगा क्या कि 2026 के अंदर जब हम जाते हैं तो ये स्पेकुलेशंस और ओवर सेलिंग रुक जाएगी और एक स्टेडी मार्केट, एक मैच्योर मार्केट वो आपके सामने तैयार होगी, जिसके अंदर हमारा जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा, और उसके बाद हम फर्दर जो है वो एफडीआईज जो हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी से। देख रहे हैं कि ट्रैफिक्स के रूल्स बड़े सख्त हो रहे हैं, फर्दर डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, रावलपिंडी में, लाहौर में डिफरेंट डेवलपमेंट्स वगैरह हो रही हैं, न्यू ट्रांजिट रूट्स खुल रहे हैं, कॉरिडोर्स वगैरह खुल रहे हैं। दिस ऑल क्रिएट्स अ बज़ इन द रियल एस्टेट सेक्टर।